नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है मेरे चैनल में। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के कुल वर्क फोर्स का 90% हिस्सा आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। मतलब 10 में से 9 कामगार खेतों में, ईंट भट्टों में, निर्माण स्थलों पर, सड़कों पर, घरों में ये सब मिलकर काम करते हैं। देश की जीडीपी में लगभग 50% योगदान भी देते हैं। लेकिन दुख की बात है, इतना योगदान देने के बावजूद यही लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। और इस चर्चा के बाद हम ईएलआई पर भी बात करेंगे। कैसे सरकार उनकी ज़िंदगी बदल रही है और किन चुनौतियों को हमें अब भी पार करना है। कौन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? सरकार ने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को 4 श्रेणियों में बांटा है। पहला है ऑक्यूपेशनल, यानी पेशे के आधार पर, जैसे छोटे किसान, कृषि मजदूर, मछुआरे, निर्माण मजदूर, ईंट भट्टे के कामगार, सड़क विक्रेता, चमड़ा कामगार और बुनकर। दूसरा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम के स्वरूप पर, जैसे बॉन्डेड लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स। इनका रोजगार टेम्परोरी और अनसेफ होता है। तीसरा डिस्ट्रेस्ड कैटेगरीज, कमजोर वर्ग जैसे टॉडी टैपर्स, हेड लोड वर्कर्स, रिक्शा चालकों, हाथ गाड़ी वाले, महिला मजदूर, घरेलू कामगार। और चौथा सर्विस कैटेगरीज, यानी सेवाओं में, जैसे मिडवाइफ्स, घरेलू नौकर, फल सब्जी बेचने वाले, अखबार बांटने वाले। इन सभी में एक चीज कॉमन है, काम अनियमित है, पर पगार कम है और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। तो समस्याएं जो हैं वो हैं लो वेजेस, बराबर काम के लिए बराबर वेतन नहीं, ना कोई बोनस, ना अलाउंसेस, ना मेडिकल बेनिफिट। नो जॉब सिक्योरिटी, रोजगार टेम्पोररी है, आज काम मिला कल नहीं, छटनी का डर हमेशा बना रहता है। लेस प्रोटेक्शन, मिडिलमैन और कॉन्ट्रैक्टर्स का शोषण, बच्चों तक से काम कराया जाता है, महिलाएं सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती हैं। एंड डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज, काम की जगह पर साफ पानी नहीं, सैनिटेशन नहीं, न्यूट्रिशन नहीं, ज़्यादातर लोग भीड़ भाड़ और गंदे कमरों में रहते हैं। और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, लेबर इंटेंसिव काम, प्रोडक्शन लोकल लेवल तक सीमित, मशीन से कम्पीट नहीं कर पाते। पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन, कम आय, लमसम पेमेंट, कर्ज का जाल और अस्थायी गरीबी। तो इसके लिए सोशल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। विभिन्न पुराने कानूनों को मिलाकर एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया। इसका उद्देश्य था सोशल बेनिफिट्स को बेसिक वेजेस से जोड़ना। इसमें कई सारे स्कीम्स आए। पीएम श्रम योगी मंडन योजना, एंट्री एज जहां 18 से 40 साल, हर महीने 55 से 200 रुपये अंशदान, 60 साल की उम्र पर 3000 रुपये पेंशन, बुजुर्गावस्था में स्थिर आय। दूसरा आयुष्मान भारत, पीएमजेवाई, 5 लाख रुपये तक हेल्थ कवर, सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी शामिल किया गया, हेल्थ क्राइसिस में आर्थिक सुरक्षा। तीसरा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, लाइफ इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपये, प्रीमियम 436 रुपये सालाना, दुर्घटना या मृत्यु पर परिवार को सहारा। चौथा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख, प्रीमियम सिर्फ 20 रुपये सालाना। पांचवा अटल पेंशन योजना, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के लिए गारंटीड पेंशन 1000 से 5000 रुपये, पेंशन फॉर ऑल इंडिविजुअल। छठवा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस, गरीब परिवारों को 35 किलो तक राशन, माइग्रेशन के लिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड। सातवां पीएम स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 से 30,000 तक लोन, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी, डिजिटल ट्रांजैक्शन पर कैशबैक, इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की ओर लाने का उद्देश्य। आठवां सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर मैनुअल स्कैवेंजर्स, ओटीसीए ग्रांट कम से कम 40,000 रुपये एंड फ्री स्किल ट्रेनिंग।
PMSYM में 7.65 करोड़ सब्सक्राइबर्स, PMJY से 36.5 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स, PMJJBY प्लस PMSBY प्लस APY से 51 करोड़ से ज़्यादा लोग कवर और 24.8 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर भी हुए और वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़कर 48 पहुंचा। यह दिखाता है कि सोशल सिक्योरिटी अब सिर्फ कागज पर नहीं, ग्राउंड पर इफेक्ट दिखा रही है। पर चैलेंजेस भी हैं, जैसे कवरेज गैप्स, अभी भी बहुत बड़ी आबादी कवरेज से बाहर है, एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, लिमिटेड फिजिकल स्पेस, सभी को कवर करना मुश्किल। देन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, मल्टीपल स्कीम्स, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, तो कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम, इनफॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो कि क्लियर ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पर एक्सप्लॉयटेशन, डिजिटल डिवाइड, कई वर्कर्स के पास आधार, मोबाइल, इंटरनेट एक्सेस ही नहीं, इसलिए स्कीम तक नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या किया जाए? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? क्या करना होगा? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक्ड वर्कर डेटाबेस होना चाहिए, पोर्टेबल बेनिफिट्स होना चाहिए, जैसे जैसे जॉब लोकेशन बदले बेनिफिट्स साथ चलती रहे, सिंप्लीफाइड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, इजी पेमेंट ऑप्शन, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना होगा, वर्कर्स को एजुकेट करना पड़ेगा। 5वां, मल्टी स्टेक होल्डर फंडिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयर की प्लस वर्कर की प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। दोस्तों, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स ही असली भारत की ताकत हैं। उनके बिना खेत नहीं बोए जाएंगे, सड़कें नहीं बनेंगी, बाजार नहीं चलेंगे, उनका श्रम ही भारत की ताकत है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स उन्हें सुरक्षा देते हैं, आत्मसम्मान देते हैं और भविष्य के लिए भरोसा देते हैं। यह जानकारी केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है, यह किसी भी प्रकार की वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव की, ELI स्कीम की। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसका युवा वर्ग। हर साल लगभग 1.2 करोड़ नए युवा रोजगार की तलाश में जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन चुनौती यह है कि सबको काम मिले, वो भी अच्छा और सुरक्षित। इसी चुनौती को एड्रेस करने के लिए भारत सरकार ने 1 अगस्त 2025 से लॉन्च किया एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव यानी ELI स्कीम। इस स्कीम का लक्ष्य है 3.5 करोड़ से ज़्यादा नई नौकरियां सिर्फ 2 साल में। ELI स्कीम के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। हमारी इकोनॉमी का 25% से ज़्यादा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग से आना चाहिए, लेकिन यह तभी होगा जब स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हों। ELI मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हायरिंग को इंसेंटिवाइज करता है। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्कीम का कोर है अधिकतम रोजगार। 35 मिलियन जॉब्स का टारगेट 2 साल में, यह सिर्फ संख्या नहीं बल्कि परिवारों की आय, गांवों की तरक्की और देश की ग्रोथ स्टोरी है। तीसरा, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना, सिर्फ नौकरी दिलाना काफ़ी नहीं है, युवा को ट्रेनिंग, स्किलिंग, रीस्किलिंग के जरिए इंडस्ट्री रेडी बनाना है। ELI हर जॉब को स्किलिंग से जोड़ता है। चौथा, सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, अब फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ भी EPFO से रजिस्टर होंगे, मतलब पेंशन, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड सब मिलेगा। पहले कैजुअल जॉब में वर्कर्स असुरक्षित रहते थे, ELI ने उन्हें भी मेन स्ट्रीम में ला दिया। अब बात करेंगे बजट और स्किल की। इस स्कीम के लिए सरकार ने एलोकेट किया है 99,446 करोड़। इसका स्कोप है पैन इंडिया और ड्यूरेशन है 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक। टारगेट है 35 मिलियन जॉब, यानी फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी करोड़्स ऑफ यूथ अब अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। इस स्कीम का ढांचा है 2 भागों में,
पहला, इंसेंटिव्स फॉर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज। किसको मिलेगा? 1.92 करोड़ फर्स्ट टाइम वर्कर्स को जो ईपीएफओ से रजिस्टर होंगे। सैलरी लिमिट 1 लाख रुपये तक। क्या मिलेगा? 1 महीने की ईपीएफ वेज का इंसेंटिव, मैक्सिमम 15,000 रुपये। 2 इंस्टॉलमेंट, पहली 6 महीने बाद, दूसरी 12 महीने बाद। साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंपलसरी रहेगा। मतलब यूथ को सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि फाइनेंस मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा। पेमेंट सिस्टम डीबीटी और आधार बेस्ड होगा, यानी कि मिडिल मैन खत्म। और जो दूसरा ढांचा है, इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स, इनका टारगेट है 2.6 करोड़ एडिशनल जॉब्स, फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें एलिजिबिलिटी है, इस्टेब्लिशमेंट्स को ईपीएफओ से रजिस्टर करना होगा और मिनिमम न्यू हायरिंग कंडीशन होगी, वर्कर्स को कम से कम 6 महीने तो रखना ही होगा। इसमें भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयर को 1 से 3,000 रुपये पर वर्कर पर मंथ मिलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगी। इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 इयर्स प्लस एक्सटेंशन फॉर 3rd and 4th ईयर। और पेमेंट डायरेक्ट डीबीटी टू पैन लिंक अकाउंट। क्यों जरूरी था ELI स्कीम? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020 ने शुरुआत की थी, लेकिन वह ब्रॉड बेस्ड थी। ELI स्कीम अलग है क्योंकि यह डिमांड ड्रिवन है, इंडस्ट्री वैलिडेटेड स्किलिंग को लिंक करती है, जॉब प्लस सोशल सिक्योरिटी प्लस ट्रेनिंग एक साथ देती है, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों को डायरेक्ट इंसेंटिव देती है। यहाँ पर स्किल इकोसिस्टम इंटीग्रेशन किया जाएगा, यानी ELI सिर्फ हायरिंग स्कीम नहीं है, यह जुड़ा है स्किल इंडिया मिशन से। 36 सेक्टर्स स्किल काउंसिल्स दैट इज SSCs, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट साथ मिलकर स्टैंडर्ड्स बनाएंगे और यूथ को ट्रेनिंग दी जाएगी। PM कौशल विकास योजना द्वारा, जन शिक्षण संस्थान द्वारा, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम द्वारा। यानी इस ट्रेनिंग का मतलब है यूथ को प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना। यहां तक कि फाइनेंशियल लिटरेसी को भी कोर बनाया गया है, मतलब जॉब लेने वाला यूथ इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इंश्योरेंस भी समझेगा। इस स्कीम की मॉनिटरिंग और ट्रांसपेरेंसी कैसे दिखाई देगी? इतना बड़ा बजट, तो लीकेज भी बड़ा खतरा है। यहाँ पर सरकार ने अडॉप्ट किया है 1 विजन 1 मिशन मॉनिटरिंग, आधार ऑथेंटिकेशन, EPFO डेटा प्लस पैन प्लस GST इंटीग्रेशन, सैलरी स्लिप प्लस IT फाइलिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक चेक्स, रैंडमाइज्ड ऑडिट्स, फ्रॉड डिटेक्शन वाया AI और ML। मतलब घोस्ट एम्प्लॉयज, जहां सैलरी मैनिपुलेट होती है, फेक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, सब पकड़े जाएंगे। हालांकि यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी हैं, पर उसका समाधान भी है। पहला चैलेंज, घोस्ट एम्प्लॉय से बचना। कुछ एम्प्लॉयर्स फेक नेम से क्लेम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? आधार प्लस पैन प्लस GST क्रॉस चेक करो। चैलेंज नंबर 2, सैलरी अंडर रिपोर्टिंग, यानी कम सैलरी दिखाकर इंसेंटिव क्लेम करते हैं। इसका सॉल्यूशन ECR प्लस बैंक ट्रांसफर क्रॉस मैच करो। तीसरा चैलेंज, अवेयरनेस की कमी, वर्कर्स और MSME को स्कीम की जानकारी नहीं होती। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? स्टेट लेबर ऑफिस, ट्रेड यूनियन, मीडिया कैंपेन चलाना। चौथा चैलेंज, ट्रेनिंग क्वालिटी, यानी वीक डिलीवरी से दूसरा इंस्टॉलमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? 3rd पार्टी वैलिडेशन करवाओ और ऑटो रूल्स लगाओ। यानी इन सब चीज़ों से इस चैलेंज को हम ओवरकम कर सकते हैं। रेखा एक गारमेंट फैक्ट्री वर्कर है, पहली बार फॉर्मल जॉब उन्हें मिली है, EPFO रजिस्ट्रेशन हुआ, साथ ही साथ 15,000 इंसेंटिव। अब उसे भी पेंशन प्लस इंश्योरेंस मिलेगा। रवि एक ऑटो मैकेनिक, स्किलिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया, 6 महीने बाद इंसेंटिव मिला, पहली बार उसने बैंक खाता खोला और डिजिटल सेविंग शुरू की। MSME ओनर, हायरिंग कॉस्ट कम हो रही, गवर्नमेंट इंसेंटिव और स्किल्ड वर्कर्स की जगह से।
अब वह फैक्ट्री एक्सपैंड भी कर पा रहा है। तो इन सब चीज़ों का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ELI का असर 3 स्तर पर पड़ेगा। पहला, यूथ, सेफ जॉब, रेगुलर इनकम, सोशल सिक्योरिटी। दूसरा, इंडस्ट्री, स्किल्ड वर्कफोर्स और रिड्यूस्ड कॉस्ट। तीसरा, इकोनॉमी पर 35 मिलियन जॉब्स प्लस GDP बूस्ट। यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा करेगी और रूरल से अर्बन माइग्रेशन को बैलेंस्ड करेगी। यूनिवर्सल वर्कर रजिस्ट्रेशन, बेनिफिट पोर्टेबल बने, PPP मॉडल इन ट्रेनिंग, साथ ही साथ मल्टी स्टेक होल्डर फंडिंग, वुमेन पार्टिसिपेशन पर एक्स्ट्रा फोकस। दिस विल बी द वे फॉरवर्ड। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भारत के जॉब मार्केट का गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक स्कीम नहीं है बल्कि विजन है। जॉब, उसके साथ स्किल्स, उसके साथ सोशल सिक्योरिटी, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यह मॉडल सफल हुआ तो आने वाले दशक में भारत बन सकता है यूथ एम्प्लॉयमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। यह जानकारी भी सिर्फ शैक्षिक और सूचना उद्देश्य से दी गई है। यह किसी भी तरह की निवेश या व्यावसायिक सलाह नहीं है। धन्यवाद।